जोहार, नमस्कार। हम जिस भयावह काल से गुजर रहे हैं पिछले 2020 से, आने वाले दिनों में कितने समय तक इसको भोगते रहेंगे अभी इसका कोई अनुमान नहीं है। लगातार बातें हो रही है कि दूसरा फेज़ ख़त्म हुआ, तीसरा वेव आने वाला है और ये वेव कब तक चलता रहेगा पता नहीं। और इससे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रभावित हुई हैं वो प्रभावित हुई हैं रोज़गार और आजीविका के साधनों को लेकर के। फैक्ट्रीज़ बहुत सारे प्रतिबंधों की वजह से बंद हैं या कम लोगों को लेके काम चल रहे हैं। ऑटोमेशन तो पहले हो गया था, वो सब अलग। उसके बावजूद बहुत तरह के रोज़गार थे जिस रोज़गार में लोग जुड़े हुए थे। लेकिन लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आई। झारखंड के संदर्भ में देखें तो झारखंड से सबसे ज़्यादा पलायन होता है, सबसे ज़्यादा मानव तस्करी होती है और अब तो जो आंकड़े आने लगे हैं उसमें अफीम की खेती की भी बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगा है। सबसे ज़्यादा उग्रवाद प्रभावित इलाका है। बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। वह भी तब जबकि प्रकृति ने हमको दोनों हाथों से दिया है। हमारे पास समृद्ध जंगल हैं, संपन्न जंगल हैं, भारत में भी संपन्न जंगल है, समृद्ध जंगल हैं। वहाँ से आजीविका और रोजगार के उपाय किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूरदर्शन के कई प्रोग्राम में, इसके अतिरिक्त बाहर के कई मंच पर सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर्स, फॉरेस्ट मिनिस्टर के साथ जब चर्चा होती रही है, सब लोग स्वीकारते रहे हैं कि जंगलों में इतना कुछ है कि उससे लगभग 33-35% आबादी को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, आजीविका का प्रबंध किया जा सकता है, कुपोषण को दूर किया जा सकता है। फिर भी बात बन नहीं रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट हैं अपने यहाँ, उस फॉरेस्ट से किस तरह से आजीविका के काम किए जा सकते हैं और किस तरह के काम चल रहे हैं। हमारे साथ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री पढ़ा रहे प्रोफेसर SMS कुली हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चूँकि आप फॉरेस्ट के टीचर होने की वजह से पूरा देश लगभग घूम चुके हैं, जंगलों को आप जान चुके हैं। आपने जो देखा है उसके मुताबिक आप बताइए कि क्या लगता है कि उसमें क्या है जिससे कि आजीविका को उपलब्ध कराया जा सकता है। कुली साहब, जहाँ तक जंगलों की क्षमता और आंकड़ों के संदर्भ में आपने बताया जी, हमें लगता है कि वो थोड़ा कम है। जंगलों की क्षमता को आंकड़ों में समेट के रखना असंभव लगता है जी। आजीविका के भरण पोषण और अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए जंगलों में जितनी क्षमता है उसका 10% भी सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। बड़ी लंबी बात हो जाएगी। हम एक स्टेट को लेके अगर चलें और कुछ उदाहरण दें अपने झारखंड स्टेट को, क्योंकि उत्तरांचल और हिमाचल वहाँ की संस्कृति कुछ अलग है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, मैं 1-2 उदाहरण दूंगा, ज्वलंत उदाहरण कि किस प्रकार से असंगठित रूप से जंगलों के उत्पाद का उपयोग करने से कितना नुकसान हो रहा है। मेरी अपनी एक स्टडी है जो कि एक्सेलराई के जर्नल में छपी है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले की बात है कि सोनुआ, चक्रधरपुर के पास एक सोनुआ ब्लॉक है, उसमें एक तेंदा ग्राम है। बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे याद आ गया। तेंदा ग्राम में करीब 58 से 60 घर हैं, प्योर आदिवासी हैं और ऐसे आदिवासी हैं जिनसे बात करने के लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। और वो इतना रिमोट गांव है कि वहाँ पर फेयर वेदर में भी गाड़ी पूरी तरह से गांव तक नहीं पहुँच पाती है। उन लोगों की आजीविका का साधन उस समय जब मैं गया था तो रोज़गार की तलाश में चक्रधरपुर और सोनुआ ब्लॉक में आकर के मजदूरी करना, और कुछ लोग पलायन किए हुए थे, चंडीगढ़, छपरा और हिमाचल प्रदेश तक लोग गए हुए थे काम करने के लिए, और बाकी लोग वहाँ थे। जो वहाँ थे उनका, और वहाँ पर बड़ी अच्छी संस्कृति थी। वहाँ FCI के गोडाउन में ताला नहीं लगता था, इतनी अच्छी संस्कृति थी। हम कहते हैं आदिवासी हैं और आदिवासियों में इतना डिसिप्लिन पहली बार देखने को मिला। तो वहाँ हम लोगों का दिन भर का कार्यक्रम था। ट्राइबल डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से मैं एज एक्सपर्ट गया था जागरूकता पैदा करने के लिए। तो हमने देखा कि वहाँ पे एक वनोत्पाद है जिसका उपयोग कर रहे हैं। वो जो गांव था उसके आसपास चिरौंजी एक चीज़ होती है, बुकनेनिया लंजन, उसके जंगली पेड़ बहुत थे और हर एक परिवार
चिरौंजी के मौसम में चिरौंजी कलेक्ट करके और उसके कर्नल्स को तोड़ के और जमा करता था। और यहाँ के जो बिचौलिए थे आसपास के, जिसमें मोस्टली जो ग्रोसरी शॉप के जो बनिए थे, वो बाटर सिस्टम में एक्सचेंज करते थे। पैला हुआ करता था, एक पैला नमक के बदले में आधा पैला चिरौंजी या चौथाई पैला चिरौंजी, या एक पैला चिरौंजी के बदले में 4 पैला चावल, 3 पैला दाल, 2 पैला एक्सचेंज करते थे और वो लोग खाते थे। खाने के बाद मैं बैठा लोगों से इंटरेक्ट करने लगा, तो मैंने जब इवेलुएट किया तो चिरौंजी वहाँ पर 70 से 80 रुपये किलो प्रोसेस चिरौंजी बिक रही थी, जबकि उस समय चिरौंजी का रेट इंटरनेशनल मार्केट में करीब $100 था और हिंदुस्तानी मार्केट में 700 से 800 रुपये यहाँ पर बिक रहा था रांची में। तो हमने इसकी वार्ता की और उन लोगों का जो प्रतिशत था, अच्छा ये अनऑर्गेनाइज था, कोई 2 किलो जमा कर पा रहा है, कोई 3 किलो, और उनका कोई समूह नहीं था संगठन में। हमने सिर्फ इतना किया कि उनको कहा कि एक रजिस्टर लगाओ, गांव का एक बच्चा पढ़ा लिखा था, और उसमें एक बैंक बनाओ, चिरौंजी बैंक। और वो चिरौंजी बैंक बना तो नेक्स्ट सीजन में उन लोगों ने करीब 100 किलो चिरौंजी बेचा और 600 रुपये किलो बेचा। ये एक छोटा सा उदाहरण है। और उसके बाद मेरी बड़ी पीठ ठोकी गई, हमने कहा हमने कुछ तो किया नहीं भाई, आपकी बात आप ही को हवाले किया। तो एक संगठन क्रिएट हो गया। एक गांव में मैं गया, देखा बच्चे इमली पर ढेला मार रहे हैं। इमली हम लोग यहाँ रांची में 10 रुपए की एक पैकेट 20 ग्राम 25 ग्राम गुप्ता भंडार या रघुवंशी स्टोर या रिलायंस स्मार्ट से खरीदते हैं, और वहाँ इमली बर्बाद हो रही थी। उन लोगों को जागृत किया तो फिर दूसरे साल मेरे पास संवाद आया कि साहब 1 ट्रक इमली हम लोगों ने मद्रास भेजा और इतना रुपया हुआ। अब हम लोग संगठित रूप से इमली का दोहन कर रहे हैं। ये 2 उदाहरण बड़े छोटे छोटे थे, अपार सीमाएं हैं। एक औषधि होती है वन में हड़जोड़। हड़जोड़ आज हिमालयन ड्रग्स में बहुत हाईली डिमांडेड जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग वो एक कैप्सूल बनाते हैं जिसमें कैल्शियम होता है और डिफरेंट मिनरल्स के साथ हड़जोड़ का भी सत्व होता है, एक्टिव प्रिंसिपल होता है, और उससे फ्रैक्चर के केस में बड़ा तेज राहत मिलती है। गांव वाले उसका उपयोग करते हैं, जब मवेशी का पैर वैर टूट जाता है तो बांध के उसको कर देते हैं, और उनकी धारणा यह है, बल्कि हमने तो देखा सही है, कि वो हड्डी जुड़ जाती है। इसका भी असंगठित रूप से उपयोग हो रहा है। अपना गांव में लाए कूचा काचा और मवेशी को। अब हिमालयन ड्रग्स को हड़जोड़ की आपूर्ति अगर संगठित रूप में की जाने लगे और उनके स्पेसिफिकेशन पर की जाने लगे, तो इससे हमको लगता है कि गांव के आर्थिक विकास में पंख लग जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम एलोबरेट करें कि अगर जो परंपरागत ज्ञान उसमें डाला जाए, प्लस मार्केटिंग कि हड़जोड़ का उपयोग वो अपने यहाँ भी करे, और हड़जोड़ जो है वो बाजार भी जाए, जितना उसके उपयोग का नहीं है वो बाजार भी जाए, तो उसकी आमदनी भी हो और अपना भी काम चले। बिल्कुल। चिरौंजी की का वैल्यू क्या है, क्यों चिरौंजी बेचने के लिए सिर्फ है कि कुपोषण दूर करने के भी काम आ सकता है? बहुत सारा चीज़ है जिसमें कि अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर, तो आपने एक इनपुट दिया मार्केटिंग का, मार्केटिंग से उसको 100 से लाख में मुनाफा हुआ और वो मुनाफा बढ़ता जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो समस्या है वो समस्या है कुपोषण की भी, यानी वो अपने भी खाए और बेचे भी, जो सरप्लस हो। ये दोनों को प्लस किया जाए उसके डेवलपमेंट के साथ। जब ट्रेनिंग दें आप, जब वहाँ जाए जो इस तरह के लोग जाएं, तो ये हमको लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। हमें इसमें कुछ और ऐड करने की आवश्यकता है। उनकी ये धारणा है, न्यूट्रिशन का जहाँ तक सवाल है, उनकी ये धारणा है कि उसके लिए हम लोग बेंग साग, उसके लिए हम लोग चने का सत्तू, उसके लिए हम लोग कंद मूल जो खाते हैं, उनकी ये धारणा है। मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ये मेवा है, चिरौंजी ये मेवा है, और इसका उपयोग बहुत अच्छे किस्म की कन्फेक्शनरी में होता है, केक्स में होता है, पेस्ट्रीज में होता है, और पुरुषत्व बढ़ाने वाली जो दवाएं हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो उनका ये कहना है कि इतने छोटे छोटे बीज को हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग जो महुआ से बनाते हैं खीर भैंस के दूध में, उससे ज़्यादा ताकत होती है। हमने इस संदर्भ में बात की, बहुत सारा टैबोज एंड टोटेम्स होता है आदिवासियों को। ये असंगठित जो सिस्टम है, इसको अगर केवल हम लोग संगठित कर दें तो हमें लगता है 100 गुना वृद्धि होगी। पीटर जेफ एक हमारे साथ काम कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट, आज से करीब 15-20 साल पहले। तो उनके साथ मैं घूम रहा था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर कुली ये क्या है? तो हमने कहा कि ये सर हड़िया कहलाता है ये। तो उन्होंने थोड़ा टेस्ट किया, तो हमने कहा कि कैसा लगा आपको? तो उन्होंने कहा कि ये तो वोदका से अच्छा हो, केवल इससे स्मेल केवल एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए। तो आपको मैं जितने का प्रोजेक्ट कहिए दे देता हूँ। मुझे तो याद है, मैंने 8th-9th में विज्ञान प्रगति में पढ़ा था कि ताकत का वो एक बेजोड़ चीज है। बेशक। लेकिन जब आप उसमें फर्टिलाइजर डाल करके बनाएंगे तो जहरीला भी होगा और नुकसान भी करेगा। जो ओरिजिनलिटी है उसको कैसे बचा के रखें और कैसे उसकी मार्केटिंग करें। उनका यह कहना था कि आपका बाजार हम तैयार करेंगे। मैं नाम ले रहा हूँ, पीटर जेफ बहुत मशहूर
वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के, अब रिटायर करके वो कनाडा में सेटल कर गए, हमारे पार्टनर थे उस प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने कहा कि कुली साहब केवल इसमें एक रिसर्च कंपोनेंट आप ऐड कीजिए कि इसका जो एरोमा है, पंजेंट स्मेल है, उसको आप निकाल दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। वोडका से बेटर प्राइस आपको वर्ल्ड में मिलेगा, शैंपेन से बेटर प्राइस मिलेगा। ये जागरूकता और ये तकनीक हमारे गांव तक नहीं पहुंच रही। हमारे गांव में प्रॉब्लम यह है कि हम जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। अच्छा, हमारा संस्थान जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैं खुद उसका एक सदस्य हूं, वो भी इसके प्रति बहुत गंभीर नहीं है कि हम चीज़ों का जो लेवल है उसको अपलिफ्ट कैसे करें। हम एक ही ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उत्पादकता खेती की बढ़ाई जाए। बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी टैपिंग के प्रति ना तो वन विभाग बहुत ज़्यादा जागरूक है, ना कोई और दूसरा संस्थान बहुत ज़्यादा जागरूक है। यही थोड़ा सा एक सवाल हम जोड़ते हैं, क्योंकि आप टीचर भी हैं, फॉरेस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, 35 साल से ज़्यादा समय से पढ़ा रहे हैं, पढ़े भी हैं आप जहाँ पढ़े और जहाँ पढ़ा रहे हैं, इन दोनों जगह में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी रुचि होती है क्या इस तरह की चीज़ों को जानने के बारे में, या उनकी रुचि जगाई जाती है क्या कि इस तरह की चीज़ों को जानो? अभी तो उनके साथ समस्या सबसे ज़्यादा है कि डिग्री लेकर के हम नौकरी ढूंढते फिरेंगे, इसी समस्या से वो जूझ रहे हैं, पता नहीं ये समस्या का समाधान कब होगा। लेकिन जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई का जो हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल्डन एरा होता है वो हमारा पढ़ाई में जाता है, और वहाँ का ज्ञान बहुत सारा काम आता है हमारा आगे जा कर के। आप जब पढ़ रहे तो टीचर को लगा कि ये सारी चीज़ें ये सब स्कूली को बताई जानी चाहिए। आपके यहाँ जो पढ़ने लोग आए और जो टीचर हैं वो ये बताते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी क्या रुचि है और वो जा कर कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं इन सब चीज़ों। देखिए, ऐसा है कि जब हम पढ़ रहे थे 1986-88 में, भारतीय वन अनुसंधान के छात्र थे, अमेजन ऑफिसर ट्रेनिंग, तो वहाँ पर विभिन्न विभाग है, वन उत्पाद विभाग है, जिसमें कई छोटे छोटे विभाग हैं, जैसे गम है, रेजिन है, डाइज है, नेचुरल डाइज जिसका डिमांड फॉरेन में बहुत है, सीजनिंग टेक्निक है, वो सारी चीज़ों पर अनुसंधान हो रहा है। सीड टेक्नोलॉजी है, अच्छे प्रकृति के सीड मिल रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों का एक्सटेंशन विंग है फॉरेस्ट्री में, स्पेशली प्रचार प्रसार, किसानों तक पहुंच, ये बड़ी गंभीर समस्या है जिसपे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की। फॉरेस्ट्री को हम लोग अभी तक सरकारी सेक्टर में ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि बड़ी विडंबना है, बड़ा पैराडॉक्सिकल है कि भारत सरकार ने 2005 में वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टेबाजी की बात की, पट्टा बटा भी है, लेकिन उसके आगे कैसा जर्नी हो रही है उसको भी करीब 10, 12, 15 साल हो गया पट्टा दिए हुए। अभी क्या हो रहा है, उसके बैकड्रॉप में ये था कि वनों का संरक्षण प्रतिभागिता के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। आप जाएं गोरखपुर की ओर जाएं, वहाँ पर टोंगिया फैमिलीज थी जिसने साल का रीजनरेशन करके वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया। ट्राइबल से ग्रुप हैं जो अपने हाथ से साल का बीज लगा देंगे तो 100% गारंटी है कि वो साल हो जाएगा, और उसके बीच में वो खेती करते थे। उस कॉन्सेप्ट को मैंने पर्सनली कोशिश की है कि यहाँ ले आऊँ, लेकिन अभी भी यहाँ से साल से रिलेटेड जो आजीविका का साधन है, पत्ता, दोनल, दोना, दतवन से सबसे ज़्यादा नुकसान साल को पहुँच रहा है। ये बटर साल का निकालते हैं, जब बीज ही आप निकाल दीजिएगा तो रीजनरेशन नेचुरल रूप से होगा नहीं। तो ये चीज़ें लेने को हमारे लोग भी उतने तैयार नहीं, हम खुद भी जिम्मेदार मानते हैं, प्लस जो इस क्षेत्र में NGOs काम कर रहे हैं उनमें भी काफ़ी जागरूकता की कमी। जब वन का नाम आता तो कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर है, वो सिर्फ बीज गोड़ा पैडी और SRI तकनीक तक अपने, और बहुत से बहुत सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं। लेकिन जब ग्राम सभा को अधिकार दे दिया गया तो किसी ने देखा इसका, किसी ने स्टडी किया कि साहब जो महुआ कलेक्ट हो रहा है, जो गोंद कलेक्ट हो रहा है, जो माइरोबोलन फ्रूट्स, हर्रा, बहेरा, आंवला, ये सब चीज़ जो आ रही है गांव में, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रही है, अनऑर्गेनाइज्ड में आ रही है, इनके परिसंस्करण की कोई व्यवस्था है कि नहीं, इनके बाजार को डेवलप करने का कुछ सोचा गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट में हमको नहीं देखने को मिला। मैं जब भी जाता हूं ग्रामीणों के परिवेश में, तब भी मैंने एक उदाहरण दिया चिरौंजी का, आपको जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो एक नीरसता महसूस होती है, वन को हम लोगों ने बस ऐसे ही समझा है कि सरकारी विभाग है, जाऊंगा डंडे से मारेगा। ये जो पट्टा मिला है इस पर एक स्टडी करने की जरूरत है कि हुआ क्या, वन से इसको क्या लाभ हुआ, और वन में रहने वाले जो लोग जिनको पट्टा मिला उनको क्या लाभ हुआ। लेकिन हम लोग एक स्कीम बनाते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं, और मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, मैं एक संस्था का सदस्य होने के नाते अपनी पीड़ा बता रहा हूं कि हुआ क्या, उसके बाद जर्नी का क्या इंपैक्ट आया, ये इंपैक्ट इवैल्यूएशन अभी तक हम लोग नहीं कर रहे। और यही कारण है कि वनों की असीम क्षमता होने के बावजूद भी पलायन आज भी जारी है, कुपोषण आज भी है,
क्यों कुपोषण होगा? बेंग साग एक नंबर का साग है साहब। 100 तरह की जड़ी बूटियां हैं। चिरैता को पहले लोग पीते थे तो किसी टाइप का वायरल फीवर नहीं होता था। गिलोय की बात अगर करें तो जंगल में गिलोय का जंगल होता है, और गिलोय नंबर 1 एंटीबायोटिक है। आज भी टिनिडाजोल जो मिलती है हम लोगों को, TZ लिखा होगा जिस एंटीबायोटिक में, उसमें आप समझे कि ये टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहते हैं गिलोय को। गिलोय का सत्य होता है। बहुत सारे ग्रामीण हैं जो जड़ी बूटी पर आज भी पूरी तरह से 100% डिपेंडेंट हैं, लेकिन विश्वास की कमी है, बाजार की कमी है, जो एप्रोप्रिएट वैल्यू एडिशन जिसको बोले हम, वो टेक्निक उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए वनोत्पाद का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा। बावजूद इसके कि ग्राम सभा को दे दिया गया है, कोई एक संस्था ये नहीं देख रही है कि ग्राम सभा उसका उपयोग पूरी क्षमता के अनुसार कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है तो क्या क्या कारण है, उन कारणों का निवारण होना यह चाहिए था कि एक 2 वे चैनल होना चाहिए था, या विश्वविद्यालयों के थ्रू, या NGOs के थ्रू, या सरकारी उपक्रम के थ्रू, कि जो स्कीम्स आ रही है उनका इम्पैक्ट क्या है। मगर पूरी भारत सरकार और पूरे राज्य सरकार में इस पहलू पे एक क्वेश्चन मार्क आज भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं रॉन्ग हूं तो। इसको अब ऐसा किया जा सकता है क्या कि अपने देश में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो कन्वर्जन की। अलग अलग डिपार्टमेंट एक सूत्री काम पर वो बैठे रहते हैं। आपको पढ़ाने का काम दे दिया, आपसे पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको डिपार्टमेंट में दे दिया गया एडमिशन का काम, वो एडमिशन काम कर रहे हैं। आपको कह दिया गया कि आप थोड़ा पत्तल वाला देख लीजिए, तो पत्तल वाला देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सब पढ़े लिखे लोग जाते हैं और सब लोग मिल के कन्वर्जन, यानी पढ़ाने के लेवल से लेकर के एडमिशन के लेवल तक, और जो वहाँ पर धरातल है, जिनके साथ जो स्टॉक होल्डर बनते हैं, जो काम करते हैं, जो काम करा सकते हैं, जो इन सब चीज़ों को जोड़ सकते हैं, इन सबको जोड़ कर समन्वय बनाकर एक छोटे लेवल पर कोशिश की जा सकती है क्या? बिल्कुल। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया था, एडॉप्शन ऑफ द विलेजेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, लैब टू लैंड प्रोग्राम था। उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे बीज दिए, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन था। उस तरह की परियोजना आनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए जिम्मेदारी देनी चाहिए इन राइटिंग। बात हम लोग बहुत कर चुके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जैसे अपनी बात करें, हमको एक गांव आप दे दीजिए जो जंगल के किनारे हो, और हमने साल में इतनी तनख्वाह लिए, उसके एवज में हमने किया क्या बदलाव आया। इस पहलू पर हम लोग शांत हैं, और ये शांति बावजूद इसके कि अपार क्षमताएं हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि झारखंड राज्य में वनों का उपयोग अगर वैज्ञानिक रूप से और परंपरागत रूप का एक सैंडविच करके किया जाए तो यहाँ से पलायन 100% रुक जाएगा, और यहाँ से एक्सपोर्ट का पोटेंशियल्स हैं। चिरौंजी का एक्सपोर्ट बड़े आराम से हो सकता है। चिरौंजी लोग दोहन कर रहे हैं, महुआ लोग दोहन कर रहे हैं। आप जाइए गांव में पूछिए महुआ कितने लोग लगाते हैं। ऐसा भी एक सदमा गांव है यहाँ पर, सदमा का मैं प्रभरण कर रहा था इधर, और मांझी और कांके के बीच में उसका सदमा नाम ही है, याद है हमको सदमा गांव की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं कि वहाँ गया तो वहाँ देखा कि खाली महुआ का पेड़ लगा हुआ है। तो हमने कहा भाई ऐसा क्या है, मोनोकल्चर हो गया, महुआ का पेड़ क्यों है? तो उन्होंने कहा कि एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ड्रॉट प्रोन प्रोग्राम के तहत महुआ का बीज छींट दिया था, तो महुआ हो गया। तो हमने कहा इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का खाद्य तेल पूरे गाँव में नहीं आता है, हम लोग इस डोरी के तेल से ही सब कुछ करते हैं। इतना कह के वो चुप हो गए। हमने वहीं खड़े खड़े उसका आकलन कराया उनसे कि आप ये बताइए कि आपका पैसा कितना बच रहा है। तो पैसा क्या बच रहा है? उन्होंने कहा तेल कितने का खाते। ये करते 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 तो उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति कम से कम 150 रुपया प्रति परिवार महीने में बच रहा है सर। हमने कहा कितने साल से बच रहा है? तो इतने साल से बच रहा है। हमने कहा इसके एवज में आपने कितने पेड़ लगाए? क्योंकि हर वृक्ष की सीड देने की एक क्षमता, एक आयु होती है। अब ये खत्म हो जाएगा तब फिर आप सरसों का तेल खरीदेंगे बाजार से, तो आपका खर्च तो होगा। हम उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन संरक्षण करने की जो एक प्रवृत्ति है उसकी भी सख्त कमी है। आप साल का पत्ता दोनल दतवन देख लीजिए, साल कितना लग रहा है, और साल खुद से नहीं होता। 125 वर्ष की वैज्ञानिक पद्धति में अभी तक हम लोग भारतवर्ष में साल को का प्रोटोकॉल जो होता है, तरीका, उसको आर्टिफिशियली रीजनरेट करने का, एक्सेप्ट टोंगिया फैमिलीज, नहीं निकाल पाए। साल बहुत मुश्किल है रीजनरेट करना, क्योंकि उसके बीज की आयु 2 से 7 दिन होती है केवल। जैसे वर्षा हुई वो गिरा, और 7 दिन तक अगर उसको अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो वो मर जाता है। और ज़्यादातर तो लोग करेक्ट करके उसका वो बैटर वगैरह निकाल लेते हैं, तो वो भी क्षमता खत्म हो गई। जबकि साल 100 से 150 साल तक वनोत्पाद ही नहीं देता, पर्यावरण का संरक्षण भी करता है। साल एक ऐसा वृक्ष है जिसके इर्द गिर्द पूरी रूरल इकोनॉमी घूमती है। क्या फॉडर, क्या फ्यूल, क्या टिम्बर,
साल के टिम्बर के बारे में लोगों की धारणा यह है कि एक कुंदा अगर हो गया तो 2 दिन तक लगातार जलता रहेगा, वो बड़ा धीमी गति से जलता है और अच्छा उससे ऊष्मा भी निकलती है। साल से लोग अपना बाड़ लगाते हैं। आप सारंडा के थलकोबाद, कोदलीबाद, करमपदा गांव में जाइए तो वहाँ जो बाड़ है, पता नहीं अभी क्या स्थिति है, 10 वर्षों से मैं नहीं जा रहा हूँ जंगलों में, वो स्लीपर साल के लगा करके खड़ा कर देते हैं, वो 50-60 साल तक वो सड़ता नहीं बिल्कुल, तो उनकी बाउंड्री बन जाती है और इम्परविएबल बाउंड्री होती है। अच्छे अच्छे बड़े मवेशी उसको ठेल के अंदर नहीं जा सकते। बेर, जंगली बेर एक नंबर का सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, उसका कोई दोहन नहीं, उसका कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं। जामुन, कट जामुन जो होता है डायबिटीज के लिए एक नंबर का फ्रूट है वो, उसका परिसंस्करण। अभी मैं गया था नेतरहाट, वहाँ की तलहट्टी में एक एनजीओ है उनका, अशोक भगत जी का, वहाँ पर वो विकास भारती में वो उसका सिरका बना के बेच रहे हैं, वो उसका चूर्ण बना के बेच रहे हैं। लेकिन वो चीज़ कहाँ तक फैली, आप 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, कोई जामुन का सिरका के बारे में नहीं जानता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक प्रश्न चिन्ह है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर एक चीज़ मिल रही है लोगों को, अचार बना रहे हैं लोग, बहेड़ा का, हर्रे का अचार बन रहा है, त्रिफला चूर्ण बना के बेच रहे हैं। अशोक भगत जी का तो पूरा काउंटर ही है साहब, लेकिन वो काउंटर पूरे राज्य में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या कारण है? तो जो वर्क स्टडीज़ होती है, उस वर्क स्टडीज़ का निष्कर्ष हम लोग एमएससी में थीसिस भी कराते हैं, वो भी निकलती है, वो शेल्फ की शोभा बन जाती है। फिर ऐसा नहीं कि हम लोगों का तालमेल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बन जाता फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता। हमने पलामू के विभिन्न गांवों में एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत लगाए गए टीक के पेड़ों का आकलन कराया अपने एमएससी थीसिस में लड़कों से, तो उसमें लगभग संभावनाएं 1:34 के लाभ की, और वो भी 3 साल का एवरेज लिया था हमने। और जो पेड़ लगे थे उनका पोल्स का वैल्यू लिया था, बल्ली का वैल्यू लिया था, मैच्योर वैल्यू नहीं लिया था। आप बताएं कि कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें एक की तुलना में 34 गुना वृद्धि हो 4 साल में? बैम्बू को ले लें आप, बास बैम्बू का आर्थिक आकलन जो हमने कराया अपने स्टूडेंट से, तो बैम्बू में 4 साल में 200 गुना अप्रिसिएशन रेट है साहब। स्टील इंडस्ट्री, गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस, किसी में 400 गुना 4 साल में नहीं होता लाभ। जानते हैं हम सब कुछ, लेकिन ला नहीं रहा है। बैम्बू बेस्ड, अभी नॉर्थ ईस्टर्न जोन में हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बैम्बू बेस्ड आजीविका, बैम्बू पर आधारित आजीविका पर प्रयोग शुरू किया है ICFRE की तरफ से। बहुत खुशहाली आ गई है, एक से एक आर्टिफैक्ट वो लोग अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ जगह पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेकिन वो आइसोलेटेड कह सकते हैं, कुछ लोग ही जाते हैं। जैसे कि गढ़चिरौली एक इलाका है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लोगों ने वहाँ पर अपना ये क्या नाम है स्वशासन कायम किया है और वहाँ पर वो कर रहे हैं, कमाल के तरीके से कर रहे हैं, आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। और उस गांव में जहाँ से कि बड़े पैमाने पर पलायन होता था, बड़े पैमाने पर लोग भूख से मरते थे, राशन कार्ड के बगैर नहीं चलता था, वहाँ सालाना 50 लाख रुपए प्रॉफिट है, सारा कुछ करने के बाद, सबको देने के बाद। पूरी दुनिया में वो नाम कमा रहा है, कई तरह के अवार्ड मिले उस गांव के लोगों को जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा है, हम इसकी रक्षा भी करेंगे और हम इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करेंगे, बाजार भी करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो ये रास्ते हो सकते हैं। अंतिम ये क्या नाम है रूप से आपसे जानना चाहेंगे कि समस्याएं तो हैं, समस्याओं के समाधान का 1 मिनट में आप बता दीजिए, समस्याओं के समाधान का क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, एक अनुशासित संस्थान जनरेट करना पड़ेगा पार्टिसिपेटरी मोड में, सहभागिता के आधार पर। मतलब जंगल वालों को लगे जंगल हमारा है और हाँ, जंगल में हमारी कोई भूमिका है, संरक्षण से लेकर के, और उनमें ये विश्वास जगाना बिल्कुल। उसके बाद तकनीक के हस्तांतरण में विश्वा कृषि विश्वविद्यालय को सहभागी बनाना पड़ेगा। और सहभागी बनाने से जो मेरी मुराद है वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाए। अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसने कितना चेंज किया, अगर नहीं चेंज किया गया तो संबंधित अधिकारी से जवाब तलब करना चाहिए। ये जवाब तलब करने पर हम थोड़ा ज्यादा जोर दें, क्योंकि हर एक रुपया अकाउंटेबल नहीं बनेगा तब तक हर एक रुपया जो जाता है वो हर एक सिटीजन का रुपया है। वो गया तो उसके एवज में क्या आया, हम सभी को बनिया के रूप में सोचना पड़ेगा। हमारा इन्वेस्टमेंट है ये, ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ उस इन्वेस्टमेंट पे। केवल ये 2 बिंदु पर बहुत गंभीरता पूर्वक और बहुत ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो हमें कोई शक नहीं कि बदलाव नहीं आए। बदलाव फाउंडेशन ने जो संथाल पढ़ा के इलाके में काम कर रही है पिछले 35 सालों से, तो उन्होंने फॉरेस्ट्री में और ख़ास करके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर के रोज़गार सृजन करने से लेकर के लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बहुत सारा काम किया है।
कई इलाके ऐसे हैं, जैसा कि अभी बदूद साहब कह रहे थे कि वहाँ ताले नहीं बंद होते हैं FCI के गोडाउन में, तो वहाँ लोगों के घरों में भी ताले नहीं बंद होते हैं। गोड्डा के कई ऐसे इलाके हैं या जहाँ ये काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनमें जो ईमानदारी है उसमें लगता है कि जो हमारा नहीं है उसकी तरफ आंख उठा के लालच से देखना भी नहीं है। पत्तल का क्या हो सकता है, महुआ का क्या हो सकता है, दाल का क्या हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पर बदलाव फाउंडेशन ने काम किया है। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनका जो अपना अनुभव रहा है उस अनुभव से और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इस रोज़गार सृजन से लेकर आजीविका तक उनका दुरुस्त करने, सम्मानजनक रोज़गार दिलाने, सम्मानजनक आमदनी करने के मामले में कैसे उन लोगों ने काम किया और क्या क्या करना चाहिए। बजरंग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये आप बताएं कि कैसे हो सकता है। ये बदलाव फाउंडेशन शुरू से संथाल परगना में काम कर रहा है जी। और 38-40 साल हो गया काम करते हुए। और संथाल परगना का एक खास हिस्सा है जो दुमका, गोड्डा, पाकुर और साहेबगंज का है, जो दामिन कोह का इलाका कहा जाता है। उसमें बहुत घना जंगल है और एक ज़माने में तो मतलब कि उसमें सूर्य की रोशनी उस जंगल में प्रवेश नहीं करती थी, इतना कहा जाता है कि इतना घना था। लेकिन धीरे धीरे मतलब कि उसमें क्षरण हुआ है। इसके बावजूद भी उसमें बहुत क्षमता है रोज़गार देने की और आजीविका के लिए। जी। शुरू में जो जंगल में तसर एक ऐसा चीज़ है, तसर की गोटी होती है, अर्जुन और आसन के पेड़ में पाया जाता है और वहाँ के जंगलों में आसन और अर्जुन के पेड़ बहुत तादाद में है। अगर मेरी जानकारी सही है तो अभी भी लोग कहते हैं कि कुचाय का हुकुन जो है सबसे बढ़िया होता है। तो उसमें खादी ग्रामोद्योग और की से जुड़ी हुई संस्थाएं और अन्य संस्थाएं भी जो बहुत एक अरसे से उसमें लगी हुई हैं तसर के प्रोडक्शन में जी। और उसका पूरा प्रोसेसिंग तसर के बीज देने से लेकर के और फिर उसकी गोटी तैयार होना और फिर उस गोटी का प्रोसेस करना, फिर उसे कताई और बुनाई का काम, ये बदलाव फाउंडेशन ने पूरे चक्र को पूरा किया है। और भी खादी की संस्थाएं उस इलाके में जो एक अरसे से काम कर रही हैं उन लोगों ने भी किया है। और उसके कारण जो आसन और अर्जुन के पेड़ में आदिवासी भाई लोग जो पैदा कर रहे थे गोटी, उसका महत्व बहुत बढ़ा। पहले वे लोग खाने की भी चीज़ नहीं है तो लोग जानते नहीं थे कि इस गोटी का हम क्या इस्तेमाल करें। तो महाजन जो उस इलाके में थे औने पौने में खरीद करके और फिर भागलपुर पहुंचाते थे। भागलपुर जो सिल्क का के लिए मशहूर है, वो संथाल परगना का जो तसर है जो जंगलों में पैदा होता है, उसी के कारण भागलपुर मशहूर है। जंगल जो संथाल परगना का था और चाईबासा वाले इलाके में भी, छोटा नागपुर में भी गोटी बनती है और फिर वहाँ तसर का उत्पादन है। लेकिन सारा उत्पादन जो है झारखंड के हिस्से में जो संथाल परगना था और छोटा नागपुर का हिस्सा, इसी में पैदा होता था। लेकिन वो सारा प्रोसेस करने के लिए रॉ मटेरियल सब भागलपुर जाता था और भागलपुर जो सिल्क सिटी के रूप में प्रचलित हुआ और उसकी मान्यता मिली, तो सारा प्रोसेसिंग वगैरह यहाँ के रॉ मटेरियल से ही हो रहा था। अब धीरे धीरे मतलब कि लोगों में जागरूकता बढ़ी और संस्थाओं ने काम किया। सरकार का सेंट्रल सिल्क बोर्ड, स्टेट सिल्क बोर्ड, ये सब ने भी प्रयास किया और उसके कारण सिल्क का महत्व मतलब कि लोगों ने, आदिवासी भाई लोगों ने भी जाना और उसमें बेहतरीन काम हुआ है। लेकिन अभी भी मतलब कि उसको अब धीरे धीरे आसन और अर्जुन के पेड़ कम हो रहे हैं। एक फेज था जिसमें प्रधान ने, बदलाव ने बड़े पैमाने पर आसन अर्जुन का प्लांटेशन भी कराया, लेकिन अब इसमें थोड़ी शिथिलता आ गई है
और वन विभाग भी मतलब कि इन पौधों पर ज़्यादा उसका जोर नहीं है, जबकि सिल्क एक ऐसा चीज़ है जिसका एक्सपोर्ट हो सकता है और उससे डॉलर हम प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड को बहुत और भी इस तरह के बहुत सारे आमदनी प्रोड्यूस हो हैं। सकती है। एक तो सिल्क है, दूसरा मतलब कि पूरा जंगल जो है वो साल पत्तों से भरा हुआ है। साल का पेड़ बहुत है और साल से मतलब कि एक आदिवासियों की ज़िंदगी जो है और उसकी पूरी संस्कृति साल के साथ जुड़ी हुई है। उनके पर्व त्योहार से लेकर के पूजा पाठ से लेकर के सब उसके साथ साल वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें साल की पत्ती का उपयोग हम लोगों ने किया कई जगह। अभी 12 सेंटर हम लोगों का सुंदर पहाड़ी में, गोड्डा का सुंदर पहाड़ी जो है उसमें 12 सेंटर आदिवासियों का चल रहा है, स्वयंसेवी संस्थाएं के माध्यम से, और ख़ास करके वहाँ जो स्वयं सहायता समूह है उन लोगों ने जो बनाया है उसके माध्यम से वो काम किया जा रहा है। दिक्कत मतलब उत्पादन से ज़्यादा वो थोड़ी उत्पादन में दिक्कत होती है, क्योंकि जिस ढंग की जीवन शैली उनकी है उसमें नई चीज़ों को ले जाना, नई तकनीक को ले जाना और उसको इंट्रोड्यूस करना और उससे फल की प्राप्ति करना थोड़ा कठिन है, समय लगता है। लेकिन धैर्य के साथ अगर मतलब कि आदमी काम करता है उसके साथ तो उसके नतीजे भी बहुत अच्छे निकलते हैं। तो वही हुआ, 12 सेंटर अभी चल रहा है। मार्केटिंग में उन लोगों को दिक्कत हो रही थी कि जो पत्तल साधारण पारंपरिक पत्तल जो होता है उस पर खाने के लोग पहले आदि थे, अब वह पत्तल नहीं चलता है। उसमें थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन करके अच्छा प्रेजेंटेबल बनाया गया है और उसको प्रेशर से, अभी तो सोलर सिस्टम से आ गया है, पहले तो बिजली नहीं थी तो बिजली से चलता था। पहले सबसे पहले हम लोग किरासन तेल से और डीजल से चलाने वाली मशीन का इस्तेमाल किया, उसके बाद बिजली आई तो बिजली वाला किया, अभी सोलर वाला। बिजली भी बरसात में कभी कभी चली जाती है, बहुत कम दिन तक रहती है तो उनका उत्पादन का काम बंद हो जाता है। तो इसी स्थिति में सोलर सिस्टम वाला मशीन आ गया है जिससे उनको कंटिन्यूअस चलते रहता है उत्पादन का काम। मार्केटिंग एक सबसे बड़ी दिक्कत है और उसके लिए मार्केटिंग के लिए कुछ जो गोड्डा में लोग हैं जो इसी का कारोबार करते हैं, ले करके अपना भी थोड़ा पत्तल ले जा करके उत्पादन करते हैं और बाकी फिर दूसरे मार्केट में जहां उसकी ज़्यादा मांग है वहां भेजते हैं। तो वहां भी अभी उनका मार्केटिंग वाला पहलू भी ठीक है, लेकिन उसमें मार्केटिंग में जितना उनको मिलना चाहिए था उत्पादक को उतना अभी भी नहीं मिल रहा है। अगर फेडरेशन बना करके उनको फिर से मार्केटिंग बड़े जहाँ मतलब कि व्यापारी अभी जो भेज रहे हैं वहाँ तक पहुँच फेडरेशन बनाए तो फिर उससे ज़्यादा लाभ उनको नहीं मिल उसको सकता जैसे है। हम लोग देखें 2-3 चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए चिरौदी है, मान लीजिए महुआ है, मान लीजिए बरबट्टी है, मान लीजिए कि वो क्या नाम है दाल है, ये क्या नाम है आपका पत्तल है, या इस तरह की बहुत सी बेल है, आंवला है, हर्रे है, बहेरा है, आम है, ये क्या नाम है आम है, कटहल है जी। तो जो सीजन है उस सीजन में उनको तो पता है कि इसका इस्तेमाल खाने का है और किसी भाव बेच करके अपना नून तेल कर लेने का है, लेकिन उससे उनको सम्मानजनक आमदनी हो सके तो उसमें क्या करना है, कुछ प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने हैं। और सोलर वाला आजकल सिस्टम आ गया, सोलर वाला सबसे बढ़िया सिस्टम है। प्रोसेसिंग प्लांट लगा देंगे तो प्रोसेसिंग प्लांट से साफ़ सफाई उसका हो जाएगी और उसकी पैकेजिंग होगी, फिर मार्केटिंग नेटवर्क से उसको जोड़ देगा काम, जो फेडरेशन आप बता रहे हैं। तो इस तरह जैसे कि अभी आम के सीज़न में चले जाइए नेतरहाट के तरफ अगर आप बढ़िए तो वहाँ बकरी तक नहीं पूछती अब आम। उसी तरह चाई बसा की तरफ बंदगांव की तरफ से चले जाइए तो दोनों तरफ गिरे हुए हैं आम, कोई पूछने वाला नहीं। अमोट बन सकता है, अचार बन सकता है, बहुत सारे के उपयोग है जो किए जाते हैं, चटनी बन सकता है। तो इस तरह से सरकार अगर सोचे कि जिस सीजन में जो चीज़ें हो रही हैं उसको कलेक्ट वही लोग करें, कलेक्ट करने के बाद उसका प्रोसेसिंग हो, प्रोसेसिंग करने के बाद में वैल्यू एडिशन हो, वैल्यू एडिशन करके उसके मार्केटिंग हो,
तो आज जो उनको 5 रुपये मिल रहा है, कल उनको 50 रुपये मिल सकता है। उसी बिल्कुल, चीज़ का बिल्कुल, मिनिमम बिल्कुल, 10 बिल्कुल। रुपये का वैल्यू हो हाँ, जाएगा, और अपने समझेगी चीज़ों को तो अपने खाएंगे भी, हाँ बिल्कुल, कुपोषण भी दूर होगा। हाँ जैसे कि अपने यहाँ है बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कुपोषण दूर हो सकता है। अभी हाँ। कुली साहब बता रहे थे कि ये चीज़ें हैं चिरौंजी हाँ के बारे में चिरौंजी बता है, ये क्या नाम है बहुत सारे आपको, मतलब कि हर्बल हाँ हैं। हर्बल है जिससे कि जैसे दूर हो- मशरूम, अभी के सीजन में हम देखते हैं कि मतलब कि पूरे जंगल में बच्चे घूमते रहते हैं और क्या खोजते हैं, मशरूम। हर जगह मशरूम मतलब कि निकला हुआ रहता है, उसको ले आकर के खूब बढ़िया से वो लोग बनाते हैं, खाते हैं। तो बहुत सारा मतलब कि न्यूट्रिशन वैल्यू वाला भी चीज़ उनके पास है, और उसको केवल वैल्यू एडिशन करके उनको प्रशिक्षण दे करके और उनको मार्केट की अच्छी व्यवस्था अगर कर देते हैं तो निश्चित तौर से उनकी आजीविका भी मिल सकती है, रोजगार भी मिल सकता है और उनका जीवन बेहतर हो सकता है। संभावनाएं तो अनंत हैं, लेकिन अब उन संभावनाओं को पकड़ जिनको करके ईंट भट्टा जाना पड़ और रहा है, जिनको निरंतर पलायन उनसे करना काम पड़ रहा करने है, की वो तो सब जरूरत है। रुकेगा ना, ईंट जी, भट्टा जाना पलायन हाँ, करने। बिल्कुल बिल्कुल हैं? रुकेगा, बिल्कुल लॉकडाउन हो गया तो वहाँ से पैदल चल के हाँ, 1500 किलोमीटर 200 किलोमीटर आप आ रहे हैं, कोई मायने मतलब नहीं है। वहाँ मानव तस्करी करके ले गया तो वहाँ आपको पनिशमेंट ही है जा करके, वहाँ पर कोई लाइफ बिल्कुल। नहीं है। वो तो मजबूरी में जा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है इसीलिए जा रहे हैं। अब सरकार ने अभी मतलब कि एक बहुत अच्छा काम किया है कि मैपिंग किया है कि कौन ज़िले में और फॉरेस्ट और मतलब कि रॉ मटेरियल ज़्यादा है, जिससे हम वैल्यू एडिशन का काम करके मतलब कि उसमें रोज़गार लोगों को दे सकते हैं और उसको कर सकते हैं। जैसे बांस, अब बांस के लिए भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत उत्पादन है, जंगलों में भी उसका उत्पादन है। उसी तरह से मतलब कि जहाँ साल पर है वहाँ है, तसर है वहाँ ये है, जहाँ चिरौंजी है, जहाँ लाह है वहाँ लाह का है, जहाँ केंदू पत्ता है वहाँ उसका है। तो इस ढंग से मतलब कि जहाँ जहाँ रिसोर्स है हमारा जंगलों में है चाहे कृषि में है, उसको रिसोर्स को टेप करके उसको मैपिंग करके, और वहाँ सरकार को चाहिए और शैक्षिक संस्थाओं की मदद भी ले सकती है सरकार, और उसको अगर डेवलप कर दे वहाँ जो नेचुरल मतलब कि उसका जो रिसोर्स है उसके आधार पर वैल्यू एडिशन, कुछ जगह मतलब कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी उसको रखने के लिए। तो हमको लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा रोजगार और जीवन में उनकी आजीविका में फर्क आएगा। नहीं, उसमें हमको लगता है जो कुली साहब से मैं बात कर रहा था वो ये है कि सब चीज़ों को एक साथ लिंक करना। बैंक की भूमिका आएगी, नहीं कोऑपरेटिव की भूमिका आएगी, ये क्या नाम है आपको गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आएगी, एजुकेशन की भूमिका आएगी, ट्रेनिंग की भूमिका आएगी, डिपार्टमेंट की भूमिका आएगी, एडमिशन की भूमिका आएगी। इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके एक ऐसी संस्था खड़ी की जाए जो लोगों को वहाँ पर समझा सके चीज़ों को, और आमदनी कैसे बेहतर हो रही है, जिसको कि हम लोग लगातार पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अलावा पार्टिसिपेटरी आजीविका रिसोर्स इसके रास्ते हो सकते मतलब हैं। स्वावलंबी समाज तो उसी से बन सकता है जी जी। जब तक लोग मतलब कि उसमें, लेकिन पहल तो सरकार को ही करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। लोग आगे आएंगे और शैक्षिक संस्थाएं भी मदद में सरकार की खड़ी हो सकती है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं पहल करनी होगी, क्योंकि शैक्षिक संस्थाओं की एक सीमाएं डेमो मतलब दे सकता है, मतलब कहीं प्रयोग कर सकता है कि छोटे सी जगह में मतलब कि प्रयोग करके दिखा सकता है, लेकिन एक्सपेंशन उसका मतलब कि बड़े पैमाने पर अगर करना है, उनको आजीविका देनी है, तो उसमें सरकार और सरकार से के सहयोगी बैंक जो मतलब कि हैं उसकी भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि बिना पूंजी का कोई भी इस ढंग की आजीविका देना चाहे खड़ा करना, हालांकि कम पैसा इसमें है, बहुत जो बड़े बड़े कारखाना लग रहे हैं उससे बहुत कम में छोटे उद्योग और मतलब लाख 5 लाख 10 लाख में 10,000 20,000 में भी हो सकते हैं, हो सकता शुरू है कर सकते हैं। पर मतलब जितने लोगों को अगर 25-30 हज़ार एक बेनिफिशरी पर अगर हम लोग रखते हैं कि एक आदमी को रोजगार देने के लिए, तो उससे खड़ा हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी पूंजी चाहिए और सबसे ज़्यादा उसको संरक्षण भी चाहिए। अभी जो जिस इलाके में आदमी काम कर रहा है, एक और तो मतलब कि हम चाह रहे हैं कि उसकी आजीविका ठीक कर दें, दूसरी ओर मतलब कि जंगल की कटाई, पत्थर की तोड़ाई और फिर नीचे से खदान निकालने वाला काम,
तो ये सब भी उसी तेजी से जारी है। तो आज जो हम देख रहे हैं जो स्थिति है उसको बचाना चाह रहे हैं, तो सरकार ही मतलब कि लग करके अपनी नीति बना करके उसको मैपिंग करके बचा सकती है, और व्यक्ति और किसी शैक्षिक संस्थाओं के बस की चीज़ नहीं है। अगर उसको बचाने के लिए आवाज़ उठाते हैं तो फिर दूसरी पहचान आपकी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को तो आगे आना पड़ेगा। नहीं, समन्वय बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज़ों को आगे ले जाने के लिए फ़िलहाल किन किन सब चीज़ों की जरूरत है? मान लीजिए कि कहीं पर कोई एक पॉकेट बना करके मॉडल बनाने के लिए बैंक को तैयार करना, किसी गैर सरकारी संगठन को तैयार करना, फॉरेस्ट के जो डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो लोग कैसे कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेटिव के लोग कैसे, जो स्टॉक होल्डर इसमें आएंगे तमाम लोगों को चिन्हित करना, और चिन्हित करके एक खास जगह मॉडल खड़ा करना कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वहाँ आसपास जितने गांव के लोग हैं उन लोगों के लिए सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना। फॉरेस्ट के जो अलग अलग प्रोड्यूस हैं उनका जो सीजन है उस सीजन के अलावा भी वो जुड़े रहें किसी दूसरे काम से, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से लेकर। कैसे हो सकता है? अभी तो सरकार उसको प्रमोट कर रही है, नाबार्ड भी प्रमोट कर रहा है, बैंक भी चाह रहा है कि एफपीओ वगैरह बना करके करें। तो बहुत सारा एफपीओ वगैरह बना करके फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो है तो जंगलों पर आधारित भी बन सकता है, उसके प्रोड्यूस पर, उसके जो मतलब कि वहाँ जो उत्पाद है उस पर बना करके और उसको खड़ा हो सकता है। लेकिन सबके पीछे मतलब कि सरकार और सरकार की जो नीति है वो बहुत मतलब ज़रूरी है। बिल्कुल, कि उस ढंग का बने, और सबके साथ मतलब कि समन्वय तो सरकार के लोग ही कर सकते हैं। जैसे विश्वविद्यालय के साथ, अब मान लीजिए कि अब जो एक्सपर्ट हैं विश्वविद्यालय में, हॉर्टिकल्चर के हैं चाहे फॉरेस्ट के जो लोग एक्सपर्ट हैं, और उसके प्रोड्यूस वगैरह जो मतलब कि उत्पादन करके वैल्यू एडिशन करके आजीविका के साथ जोड़ना है, तो वो लोग मतलब कि मेन लीड में आ सकते हैं। और जो वहाँ की कम्युनिटी है, ग्राम सभाएं हैं, वहाँ जो पंचायत है, वो सबके मतलब कि सहयोग लेकर के, वहाँ की शैक्षिक संस्थाएं हैं सबके सहयोग लेकर के, और 2-4 प्रखंड में भी अगर मतलब कि मॉडल खड़ा हो जाए तो देखा देखी फिर दूसरे प्रखंड में भी वो लोग करना शुरू कर देंगे। आपके अपने काम के जो अनुभव रहे हैं, कोई एक अनुभव बताइए जिसमें कि जोड़ने में कठिनाई हुई या फिर जुड़े लोग तो उनके ये में क्या बदलाव आया, जीवन में क्या बदलाव आया? जैसे कि गोड्डा का ही मान लिया जाए, गोड्डा में आपने सुंदर पहाड़ी के इलाके में काम किया, तो क्या क्या इनपुट आपको देने पड़े, उस इनपुट से उनके जीवन में क्या बदलाव आया, आमदनी में क्या इजाफा हुआ? अब जैसे पत्तल वाला ही काम हम लोगों ने वहाँ शुरू किया, तसर वाला तो काम शुरू किया, तो सबसे पहले मतलब कि जो गोटी पैदा करने में उनको दिक्कत नहीं है, जंगल जाना, गोटी पैदा करना, फिर गोटी ले आकर के बेच देना, लेकिन उनके हैबिट में बैठ कर के काम करने का नहीं है। जो महिलाएं हैं कताई नहीं कर सकती हैं, कताई का मतलब कि इतना प्रयोग हम लोगों ने डुमडी में किया कि महिलाएं आकर के उसकी सूत कताई करें, फिर बुनाई करें, तो वो बैठी मतलब कि उनको घूमने वाला काम जो है, कलेक्ट करने के काम में वो कर सकते हैं, कलेक्ट करने का काम, घूमने का काम वो बहुत आसानी से कर लेती हैं, उनके मन माफिक काम है। लेकिन बैठ करके और मशीन के साथ मतलब कि वो करने में उनको दिक्कत आती है। पत्तल वाला में थोड़ा हो जा रहा है, तसर से पत्तल वाला थोड़ा उन्नत है, क्योंकि उसमें कलेक्शन वाला पार्ट ज़्यादा है और बनाने वाला पार्ट मतलब कि बहुत थोड़े समय के लिए है, जिसमें आए और अपना बनाए और फिर मतलब कि पत्तल बन गया। तो इसलिए मतलब कि पत्तल वाला सक्सेस हुआ। लेकिन तसर हमको भी अभी वहाँ उस इलाके से गोटी खरीद करके ले आकर के मिहिजाम जो मतलब कि एक तरह से फॉरेस्ट वाला इलाका नहीं है, तो उसमें आकर के कटाई करनी पड़ती है। तो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में ट्राइबल को थोड़ा, ट्राइबल महिलाओं को हो चाहे पुरुष को हो, थोड़ी दिक्कत आती है। और घूमने वाला काम जो है, जंगल जाने वाला काम और वो स्वतंत्र ढंग से विचरण का जो अभी आदत रही है, तो उसमें वहाँ थोड़ी सी असफलता मिलती है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा घूमने वाला काम दे करके उनको
कराया जा सकता है। देखा प्रशिक्षण देखी से आदतें बदलती हैं, बनती हैं। तो देखा देखी में वो लोग जो कि मशीन पर बैठ सकते हैं कुछ कंटिन्यूटी में, तो उनकी आमदनी का स्रोत, उनका रहन सहन बदलेगा, तो उनको भी लगेगा कि भाई हम अगर ये करें तो धीरे धीरे एक पीढ़ी नहीं दूसरी पीढ़ी करना शुरू करेगी। दूसरी पीढ़ी के स्कूल्स के बच्चे हैं, उनके साथ मिलकर के ट्रेनिंग खेलते कूदते वो अपना सीखें, तो ये एक रास्ता हो सकता हाँ है। नहीं, उनको मतलब कि पूर्णकालिक 8 घंटा बैठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। जैसे अब कोई छोटी मशीन है घर में दे दिया, अब खाना बनाते वक्त, ये करते वक्त, घर की सफाई करते वक्त, मतलब घर के काम के साथ मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो बीच में समय मिलता है उसके अनुसार बीच बीच में कर लिया, तो उससे भी उनकी आजीविका ये हो सकती है दूसरे के साथ। उसमें वो ऐड हो सकता है, मतलब कि उनकी इनकम ऐड हो जा सकते हैं। पहले तो यही तरीका था, वो ज़्यादातर खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के जो सेंटर चलते थे तो बैठा करके कत्तिन को कम काम दिया जाता था, ज़्यादा गांव में चरखा दे दिया जाता था, और गांव में ही जा कर के मतलब कि वो कताई का काम करके फिर उनको रुई दी जाती थी पुनी, और फिर वो बीट कर लिया जाता था, वहाँ जितना ये हुआ उसके बदले में मतलब कि उनको जो मजदूरी है वो दे दी जाती थी। इस पद्धति से और ज़्यादा काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बड़े फलक पर देखें तो उस बड़े फलक पर आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में झारखंड में आजीविका इससे सब लोगों को मिल सकती है और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर दूर हो सकता है? खास करके वो लोग जो कम्प्लीटली उसी आसपास में है, डिपेंडेंट है, जहाँ सबसे ज़्यादा पलायन होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषण है। उसको अगर व्यापक फलक पर देखें तो जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें अगर जो इनपुट आपने कहा तो उस इनपुट को डाला जाए, स्टॉक होल्डर के साथ बैठ करके बात की जाए, पॉलिसी बने और चीज़ों को आगे बढ़ाए, तो रास्ता बिल्कुल संभावना तो है। मतलब कि हमको तो लगता है कि जितने लोग बाहर जाते हैं और बढ़िया से अगर प्लानिंग किया जाए और ब्लॉक के स्तर पर मतलब कि पंचायत के स्तर पर प्लानिंग अगर बढ़िया से हो, और थोड़ा सा कैपिटल की ज़रूरत शुरू में ज़्यादा पड़ेगी, जहाँ से मतलब कि उसका सरकार इंतजाम करे। लेकिन वो अगर होता है तो वैसी स्थिति में ये तो बिल्कुल बाहर जाना क्या, दूसरे स्टेट के लोग आकर के फिर यहाँ आजीविका खोजेंगे, ये स्थिति बन सकती है। यहाँ इतनी बड़ी आबादी नहीं है, हमारे पास जो रिसोर्स है, लैंड हो, फॉरेस्ट हो, वाटर रिसोर्स है, इतना ज़्यादा है कि मतलब कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से उस रेशियो में हम देखेंगे, बिहार के रेशियो में यहाँ का जो मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वैसी स्थिति में हम ज़्यादा मतलब कि लोगों को रोजगार दे सकते हैं। दूसरे प्रदेश के लोग जो हमको तकनीकी रूप से मदद करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेरे यहाँ आकर के मतलब कि झारखंड में एक तरह से आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक हेवी और हैंडसम पेमेंट मिलता है जो लोग तस्करी करके जाते हैं, या कहा जाता है कि आपको ये पेमेंट करेंगे, तो उस पेमेंट के मुताबिक अगर यहाँ पेमेंट होने लगे तो हमको लगता है कि पलायन भी रुक जाएगा, कुपोषण भी रुक जाएगा। जो आप बता रहे हैं जिस ढंग से चीज़ों को, कि अगर सम्मानजनक आमदनी होने लगे और रोजगार मिलने लगे, कोई क्यों अपना बेटा बेटी को भेजेगा तुम जाओ वहाँ पर वो करने के लिए। देखिए, यहाँ जब तक अभी हमने देखा 8-10 गांव का मेरे पास अध्ययन है कि जब तक अभी कोरोना पीरियड में जो लोग आए हुए थे लौट करके, जो पहली खेप में आए, और जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ और चीज़ें खुलने लगी, तो ईंट भट्ठों में मतलब कि बड़े पैमाने पर जामताड़ा वाले इलाके में ईंट का काम चलता है, और जब तक ईंट का काम चलते रहा सारा लोग रुका रहा, और जैसे बरसात शुरू हुआ ईंट का काम बंद हुआ, सब के सब मतलब कि जहाँ से आए थे वहाँ फिर चले गए। तो जब रोजगार यहाँ मिल रहा है तो और मिलते रहेगा तो मतलब कि वो रुकेगा। हमारे फॉरेस्ट में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में फॉरेस्ट, जंगल, वन जो भी कह लें, उनके पास इतनी अपार क्षमता है, अपार समृद्धि है, जिससे कि हमारे देश में आसपास रहने वालों की बात तो करें ही हम, देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो सकता है,
कुपोषण दूर करने से लेकर के पलायन रोकने तक, पर्यावरण को दुरुस्त करने से लेकर के जंगलों को बचाने तक के सारे काम हो सकते हैं, बशर्ते कि जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाई जाए और उसके लिए जो लोग रुचि रखने वाले लोग हैं, इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, उस तरह के लोगों को तलाश करके चीज़ों को आगे बढ़ाई जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ, आपने समय दिया। नमस्कार।